कक्षा 9वीं पाठ्यपुस्तक कृतिका पाठ 2 मेरे संग की औरतें। लेखिका मृदुला गर्ग। पाठ का सार। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित संस्मरण है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि परंपरागत रूप से जीवन व्यतीत करते हुए भी कैसे लीक से हटकर जिया जा सकता है। लेखिका की एक नानी थी जिन्हें उसने देखा नहीं था, क्योंकि लेखिका की माँ के विवाह से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेखिका की नानी एक परंपरागत, अनपढ़ और पर्दे में रहने वाली औरत थी। लेखिका की नानी की शादी के तुरंत बाद नाना बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विलायत चले गए थे और लौटकर विलायती ढंग से जीवन जीने लगे थे। लेकिन नानी अपने ही ढंग से जी रही थी। उन्होंने अपनी पसंद नापसंद कभी भी अपने पति पर अभिव्यक्त नहीं की। जब नानी की मृत्यु होने वाली थी तो उनको कुछ समय पहले आभास हो गया था। उनको अपनी 15 वर्षीय अविवाहित बेटी की चिंता सताने लगी और इसी चिंता में उन्होंने पर्दे के लिहाज को छोड़ दिया। उन्होंने अपने पति से कहा कि वे उनके मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब उनके इस कथन से हैरान रह गए, पर नाना ने उन्हें प्यारेलाल शर्मा से मिलवाया। नानी ने उनसे वचन ले लिया कि वे उनकी बेटी का विवाह किसी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी से करवाएंगे जैसे कि वे स्वयं हैं। नानी की मृत्यु हो गई, परंतु लेखिका की माँ का विवाह एक ऐसे पढ़े लिखे युवक से हुआ जिसे ICS की परीक्षा में इसलिए नहीं बैठने दिया गया क्योंकि वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे। लेखिका की माँ बहुत ही कोमल और सुकुमारी महिला थी। अब नानी के बाद हम लेखिका की माँ के बारे में जानेंगे कि उनके व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण थे जो लेखिका को प्रभावित करते हैं। लेखिका की माँ को पति के स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण गांधी जी के आदर्शों का पालन करते हुए तथा सादा जीवन व्यतीत करते हुए खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी। ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति अधिक सुदृढ़ नहीं थी, परंतु वे इसी बात से प्रसन्न थे कि उनके समधी पक्के साहब हैं। लेखिका की माँ की सुंदरता, नजाकत, गैर दुनियादारी और ईमानदारी का भी इस परिवार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। उनसे कोई ठोस काम नहीं करवाया जाता था। वे बच्चों की देखभाल, लाड प्यार आदि पर ध्यान नहीं देती थी तथा बच्चों के लिए खाना भी नहीं पकाती थी। ये सभी हमारे लिए हैरान कर देने वाली बातें हो सकती हैं। वे बीमार रहती थी। उन्हें पुस्तक पढ़ने, साहित्य चर्चा तथा संगीत सुनने में अधिक रुचि थी। परिवार वाले उन्हें कुछ नहीं कहते थे क्योंकि वे साहबी परिवार से थी। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और एक की गोपनीय बात दूसरे को कभी नहीं बताती थी। इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें घर वालों से आदर और सम्मान मिलता था तथा बाहर वालों से मित्रता। वे लेखिका तथा अन्य बच्चों की भी बहुत अच्छी मित्र थी। माँ के सारे काम लेखिका के पिता निभा देते थे। उनके पत्रों को भी घर में कोई नहीं खोलता था। घर में सबको अपना निजत्व बनाए रखने की पूरी छूट थी, जिस कारण से 3 बहनें और छोटा भाई लेखन कार्य में लग सके। परंपरा से हटकर जीने वाली लेखिका की परदादी भी थी। उनका व्रत था कि यदि कभी उसके पास 2 से 3 धोतियां हो गई तो वे तीसरी धोती दान कर देंगी। उन्होंने लेखिका की माँ के पहली बार गर्भवती होने पर मंदिर में जाकर लड़की की कामना की, जबकि सब पहली संतान लड़का चाहते हैं। उन्होंने अपनी इस इच्छा को सबके सामने भी अभिव्यक्त कर दिया था। इसका परिणाम ये हुआ कि माँ ने 5 कन्याओं को जन्म दिया। लोगों का मानना था कि मेरी परदादी के भगवान से सीधे तार जुड़े हुए हैं। एक बार किसी विवाह के संदर्भ में सभी पुरुष गांव से बाहर गए हुए थे तथा औरतें रत जगह मना रही थी, रात भर जाग रही थी। एक चोर सेंध लगाकर परदादी के कमरे में घुस गया तो उन्होंने पूछा कि कौन है? उत्तर, जी मैं। मिलने पर दादी जी ने उसे पानी पिलाने के लिए कहा और लोटा पकड़ा दिया। उसने घबराकर कहा कि मैं तो चोर हूँ। परदादी ने उसे अच्छी तरह से हाथ धोकर पानी लाने के लिए भेज दिया। पहरेदार ने उसे कुएं पर देखकर पकड़ लिया तो परदादी ने लोटे का आधा पानी स्वयं पीकर बाकी बचा हुआ पानी चोर को पिला दिया और उसे अपना बेटा कहकर चोरी छोड़कर खेती करने की सलाह दे डाली।
15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने पर लेखिका इंडिया गेट पर जाकर आज़ादी का समारोह देखना चाहती थी, परंतु टाइफाइड के कारण न जा सकी। उस समय वह केवल 9 वर्ष की थी। वह रोने लगी तो पिता ने उसे ब्रदर्स करामजोव उपन्यास पढ़ने के लिए दिया। लेखिका को पुस्तकें पढ़ने का विशेष शौक था। वह रोना छोड़कर पढ़ने लगी। इस पुस्तक में निहित बच्चों पर होने वाले अत्याचार अनाचार का अध्ययन उसे कंठस्थ हो गया। लेखिका व उसकी चारों बहनें लड़कियां होते हुए भी कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुई तथा सदा लीक पर चलने से इनकार करती रही। ये उनके जीवन में आई औरतों का ही प्रभाव था जिसके कारण वे ये सब कर सकी। पहली लड़की लेखिका की बड़ी बहन मंजुल भगत थी, जिसका घर का नाम रानी था। इन्होंने ये नाम विवाह के बाद लेखिका बनने पर रखा था। लेखिका का घर का नाम उमा था, परंतु साहित्य जगत में मृदुला गर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुई। लेखिका से छोटी लड़की का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा है, पर वह लिखती नहीं थी। चौथी रेणु और 5वीं अचला थी। ये 5 बहनों के नाम हैं। इन 5 के बाद भाई पैदा हुआ जिसका नाम राजीव रखा गया। अचला और राजीव भी लिखते हैं। अचला अंग्रेजी में लिखती है और राजीव हिंदी में लिखता है। इन चारों का लिखा परिवार के सभी लोग पढ़ते हैं, परंतु लेखिका को उसकी ससुराल में कोई नहीं पढ़ता। इससे वह प्रसन्न है कि घर में तो कोई उसकी आलोचना नहीं करेगा। लेखिका अपनी उन बहनों की चर्चा करती है जो लिखती नहीं थी। लेखिका की चौथी बहन रेणु कार में बैठना सामंत शाही का प्रतीक मानकर गर्मी की दोपहरी में भी बस अड्डे से घर पैदल आती थी, जबकि अचला गाड़ी में बैठकर आती थी। रेणु ने बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटर सवार फौजी उसे घर आकर दे गया था। तब से आसपास के सभी बच्चे उसे मानने लगे थे। उसे परीक्षा देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। स्कूल की कक्षाएं तो उसने पास कर ली थी, परंतु बीए की परीक्षा न देने के लिए अड़ गई थी। उसका मानना था कि बीए करने से क्या लाभ, उसे नौकरी व समाज में सम्मान पाने आदि के तर्क भी बीए करने के लिए प्रभावित न कर सके। तो पिताजी की खुशी के लिए उसने बीए पास किया। सच बोलने में तो वह माँ से भी आगी थी। किसी की भेंट भी उसे अच्छी नहीं लगती थी। यदि कोई उसे इत्र भेंट करता तो वह कहती मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो रोज नहाती हूँ। लेखिका की तीसरे नंबर की बहन चित्रा थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी। वह स्वयं पढ़ने के स्थान पर दूसरों को पढ़ाने में अधिक रुचि रखती थी। इस कारण उसे परीक्षा में कम अंक मिलते थे। उसने स्वयं एक लड़के को पसंद करके अपने विवाह का निर्णय लिया था, जबकि उस लड़के के माता पिता तथा लेखिका के माता पिता को भी ये नहीं पता था। उसने उस लड़के को अपनी मुलाकात में ही अपना निर्णय बता दिया था। वह उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया था। लेखिका की सबसे छोटी बहन अचला ने पिता के कहने के अनुसार अर्थशास्त्र, पत्रकारिता आदि की पढ़ाई करके उनकी इच्छा के अनुरूप ही विवाह किया। वह भी परंपरा के अनुसार न चलकर 30 वर्ष की होते ही लिखने लग गई थी। उन सब बहनों में एक बात एक सी रही कि उन सब ने घर परिवार परंपरागत रूप से न चलाते हुए भी परिवार को तोड़ा नहीं। शादी एक बार की और उसे निभाया भी। शादी के बाद लेखिका को बिहार के छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रहना पड़ा, जहां फिल्म देखते समय स्त्री पुरुष को पति पत्नी होते हुए भी अलग अलग बैठना पड़ता था। वह वहां दिल्ली की कॉलेज की नौकरी छोड़कर गई थी। उसे नाटकों में अभिनय करने का भी शौक था। वहां उसने साल भर में ही अकाल राहत कोष के लिए नाटक किया था। कर्नाटक के बागलकोट में रहते हुए उसने बच्चों के लिए स्कूल भी चलाया और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। लेखिका बहुत जिद्दी थी। अपने लेखन कार्य को भी उसने अपनी जिद की वजह से आगे बढ़ाया था, लेकिन वह स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु के बराबर नहीं पहुंचा पाई थी। उदाहरण स्वरूप 1950 के आखिरी दिनों में दिल्ली में खूब वर्षा हो रही थी। सब यातायात ठप था। रेणु को स्कूल बस लेने नहीं आई थी। सबने उसे समझाया कि स्कूल बंद होगा, मत जाओ। स्कूल में फ़ोन था, वह भी बंद था। किसी का कहना न मानकर वह पैदल ही स्कूल चल दी। वह सड़क पर फैले पानी में 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची और स्कूल बंद देखकर 2 मील चलकर वापस घर पहुंची। सबने उसे कहा कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि आज स्कूल बंद रहेगा। उसने
उसे भी नहीं माना। लेखिका को लगा कि रेणु इस प्रकार पानी में लबलब करते सुनसान शहर में निपट अकेले अपनी ही धुन में मंजिल की तरफ चले जाना, इस अकेलेपन का मजा ही और था। मेरे संग की औरतें संस्मरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि लेखिका के परिवार में औरतों को अपने ढंग से जीवन जीने की पूरी आज़ादी थी। हमने देखा लेखिका के जीवन पर उसकी माँ, नानी, परदादी, दादी तथा उनकी बहनों का गहरा प्रभाव था। सभी औरतों ने अपने जीवन को अपने ढंग से जिया। लेखिका की नानी ने विलायती स्वभाव वाले पति के साथ रहकर भी अपनी स्वतंत्रता को नहीं खोया और अपनी मृत्यु के समय अपनी निजी स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए अपनी 15 वर्षीय बेटी का विवाह एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी से करने का वचन प्यारेलाल जी से ले लिया। लेखिका की परदादी भी अलग तरह के विचारों पर चलने वाली औरत थी, इसीलिए उन्होंने अपनी पतोहू से पहले बच्चे के रूप में लड़की की मांग रख दी। इसके लिए उन्होंने भगवान से प्रतिदिन प्रार्थनाएं भी की। इस प्रकार लगातार 5 लड़कियां पैदा हुई। इसके लिए कभी भी उन्हें या उनकी माँ को सुनना नहीं पड़ा। लेखिका की माँ ने भी अपनी जिंदगी अपने विचारों के अनुरूप ही व्यतीत की। उन्होंने कभी भी किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं किया। संयुक्त परिवार में रहते हुए भी सभी को अपनी निजी स्वतंत्रता बनाए रखने की छूट दी। उनकी दादी ने भी कभी उनकी माँ के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया। इस प्रकार लेखिका के घर की औरतों को अपना जीवन अपने ढंग से जीने की पूरी आज़ादी मिली, जिसका गहरा प्रभाव मृदुला गर्ग के ऊपर भी पड़ा। और इसीलिए हम कह सकते हैं लेखिका अपनी संस्मरण का अंत सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है इस पंक्ति के साथ करती है। लेखिका की बहन रेणु अपनी इच्छा की मालकिन थी और सभी के समझाने के बाद भी, स्कूल बंद होने के बाद भी वो स्कूल जाती है और वापस आती है। लेखिका अपनी बहन रेणु की इस बात से हैरान हो जाती है। उसे भी लगता है कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चलते चले जाना और जीवन में रोमांच और अकेलेपन का मजा कुछ और ही होता है। चाहे हम कितने भी परंपराओं से जुड़े हुए हों, लेकिन गलत परंपराओं का साथ देना कहीं भी किसी भी हद तक सही नहीं है। और ऐसा ही मृदुला गर्ग के जीवन में आई औरतों ने किया। उनके जीवन में आई औरतों ने अपने संस्कारों को तो समझा, परिवार को बांधे रखा, परिवार को बिखरने नहीं दिया, एक ही विवाह को पूरी तरह से निभाया, लेकिन ऐसी परंपराओं को नहीं माना जो उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बाधक थी। और कहा भी जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन अगर हम कहें कि एक सफल व्यक्ति के पीछे उसके परिवार के सदस्यों का हाथ होता है, उसके परिवार के सदस्यों के जीवन का प्रभाव सीधा सीधा किसी भी व्यक्ति के ऊपर दिखाई देता है। हम भी अपने जीवन से जुड़े व्यक्तियों से बहुत प्रभावित होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का जीवन जीते हों, अच्छा या बुरा, दोनों ही प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं। लेखिका ने इस संस्मरण के माध्यम से उनके जीवन में आई औरतों के प्रभाव को अपने जीवन पर दिखाया है और हमारे साथ साझा किया है। आशा करती हूँ आपको पाठ का सार समझ में आया होगा, साथ में पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन को इतना अच्छा बनाइए कि आप भी दूसरों को प्रभावित कर सकें जिस प्रकार हम किसी और के जीवन को देखकर प्रभावित होते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।